आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो दोस्तों, पब्लिक वॉइस के इस खास शो बिहाइंड द कर्टन में आपका खैर मकदम है, आपका स्वागत है। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट वाहिद नसीम साहब, और एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं मुजफ्फरनगर से, शाह टाइम्स के संपादक हैं तौसीफ कुरैशी साहब। तो मैं सबसे पहला सवाल वाहिद साहब आपसे करना चाहूंगा कि मैं यहां से शुरू करता हूं आपसे पहला सवाल कि 31 जुलाई को इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई थी ईरान में, और उसके बाद बड़ा हंगामा हुआ था इंटरनेशनल मीडिया में, सोशल मीडिया पे, कि ईरान ये कर देगा, वो कर देगा, और ईरान ये करने वाला है। तो अब आज 19 दिन हो गए हैं इस घटना को हुए, अब तक ईरान की तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे ये लगे कि ईरान वाकई कोई बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है। आखिर क्या मसलहत है इसके पीछे? क्या अंतरराष्ट्रीय कारण आप देख रहे हैं? देखिए, अगर इस पर हम थोड़ा सा पेशेंस के साथ बात करें तो हमको पता चलता है जी, कि जितना आसान हम लोग समझते हैं, शायद उतना आसान दुनिया है नहीं। हो सकता है हमारे जज्बात ये कहते बिल्कुल। हों कि मासूमों की हत्या हो रही है, मजलूमों पर जुल्म हो रहा है। और एक और जो कहावत आप अक्सर सुनते हैं आसिफ साहब, कि जो मुस्लिम एक हैं, मुस्लिम एक जैसे हैं, सबको ये करना चाहिए, जिहाद, मतलब बहुत सारी बातें आपने सुने, हालांकि बहुत सारे लोग हमसे नाराज रहते हैं। मैं आपकी तरफ से ऑडियंस को पहले थोड़ा सा आपका तारुफ करा देता हूँ आज, क्योंकि आज आपका पहला प्रोग्राम है यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे। तो फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। दोस्तों, आसिफ खान साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ईटीवी में लीड कर चुके हैं, जी टीवी, ईटीवी, एक और उर्दू चैनल, क्या नाम, तहजीब टीवी, और बहुत सारे, मतलब मीडिया में एक लीजेंड नाम आसिफ खान साहब का है। दूसरे गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं तौसीफ कुरैशी साहब, शाह टाइम्स जो काफी लीडिंग अखबार है, 8 जगह से छपता है और काफी उसकी रेपुटेशन है, उसका संपादक ये वो देखते रहे हैं, और काफी मेहनत की है वो, लखनऊ से भी और इधर उधर भी उन्होंने भी, तो पत्रकारिता का एक बेहतर जानकारी उनको है। तो हमने ये कोशिश की है कि हम ऐसे पत्रकार जो जनता की तरफ से सवाल करें और हम उनके जवाब तलाशने की कोशिश करें, इस जद्दोजहद का मकसद सिर्फ इतना है। अब मैं आसिफ साहब के सवाल के जवाब पर आता हूँ। देखिए, होता क्या है, सवाल ये उठता है कि क्या इजराइल पर हमला नहीं किया जा सकता था? बिल्कुल किया जा सकता था। इजराइल पर हमला करना अगर हमास कर सकता है, घुस सकता है और वहां से उनके लोगों को पकड़ कर ले जा सकता है, और उसके बाद कहीं जाकर इजराइल कुछ एक्शन में आता है, उसमें उसको टाइम लग जाता है। इसका मतलब ना इजराइल की सिक्योरिटी मजबूत है, ना इजराइल की फौज मजबूत है, बल्कि इजराइल का जो नेटवर्क है वो बहुत मजबूत है, जिसमें पूरा यूरोप है, पूरा ईसाई लॉबी है, पूरी यहूदी लॉबी है और मुस्लिम लॉबी भी उसमें शामिल है। क्योंकि आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि तुर्की ने भी उसको मान्यता दे रखी है, सफारतकारी जारी है, यूएई के साथ उनके जो है अच्छे खासे हथियारों से लेके व्यापारिक संबंध कायम है, यहाँ बहरीन से है। सिर्फ सऊदी अरब को अगर छोड़ देते हैं और ईरान को छोड़ देते हैं, तो फिर इनके संबंध को छोड़ के बहुत से ममालिक के संबंध जो है इनके साथ है। एक देश आपको सुना करते होंगे कि फिलिस्तीन में जो मुस्लिम जो जनता होती है, जो क्राउड होता है, उसको हैंडल करने का भी एक तरीका होता है, मगर जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ताकत, पावर बैलेंसिंग जो है और पावर थ्रेट्स जो है, दोनों को हमें समझना पड़ेगा। एक्चुअली भाई साहब, जैसे यहां मैं ही बीच में एक सवाल और आपसे करना चाहूंगा। जी आप ये कहना जी चाह रहे हैं, जी भाई साहब, मैं बीच में आपको रोकना चाह रहा हूं। आप ये कहना यस चाह रहे हैं कि ये लड़ाई, जैसा कि मुसलमानों में एक तासुर है कि ये इस्लाम की लड़ाई है, तो ये इस्लाम की लड़ाई ना होके जो इसराइल कहता है कि ये जमीन की लड़ाई है, और उनका वो एक देश है, पुराना देश है, कई हजार साल से वो इधर उधर भटकते रहे, वो अपने देश में लौटे हैं, तो क्या ये वाकई जमीन के टुकड़े की लड़ाई है? नहीं, दोनों तरफ से ये जमीन के टुकड़े की लड़ाई मजहबिक एंगल से है। देखिए, है तो ये जमीन के टुकड़े की लड़ाई, मगर बात इसको ना दोनों फरीक अधूरा कर जाते हैं। एक बिल्कुल इसे मजहबिक लड़ाई कह देता है, दूसरा इसको जमीन के टुकड़े की लड़ाई कह देता है। हालांकि वो उधर भी जो है जमीन और मजहब कनेक्टेड है, और इसराइल में भी जमीन और मजहब कनेक्टेड है।
भाई उनका ये कहना है कि तलमूद तोरा में जो है उनको कहा गया है कि भाई ये जमीन जो है अल्लाह ने तुमको दी है, तुम्हारी है, इस पे तो हमारा ही हक है। अब कोई कुछ भी आके मजहबी तौर पर बहुत सी किताबों में बहुत कुछ लिखा होता है, अगर वो मजहबी कानून को आप लागू कर दें तो दुनिया कत्लेआम होके खत्म हो जाएगी, बाकी कुछ बचेगा ना, क्योंकि बिल्कुल एक दूसरे पर बिल्कुल। बर्तरी हासिल करने की ही बात करता है और तो कुछ नहीं है। सवाल जी ये है कि इसमें जो एक छोटी सी बात को समझना पड़ेगा कि ईरान ने अ, जब शाह रज़ा पहलवी के दौर में यहाँ एक एक्टिविटी चल रही थी, जब हिज़्बुल्लाह का भी उदय हुआ था और बहुत सारे ईरान ने जो एक्टिविटी शुरू की थी वो इज़राइल थी। उसके बाद यहाँ इस्लामिक क्रांति आती है और ख़मैनी साहब के आने के बाद में 73 में पूरा तख्ता पलट हो जाता है और पूरी तरह से ईरान एक इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो जाता है। इस्लामिक गणतंत्र वो अपने आप को कहने लगते हैं और उसके बाद उनकी लड़ाई मस्जिद अक्सा की आज़ादी की या फिर मतलब फ़िलिस्तीन की आज़ादी की लड़ाई शुरू कर दी जाती है ज़ाहिर तौर पर। सवाल ये है कि इज़राइल के अंदर के जो अखबार हैं, खुद नेतन्याहू ने कई बार ये कहा है कि जब ये फ़िलिस्तीन प्राधिकरण बनाया गया और यहाँ दोनों पार्टियों में हमास में और जो इस वक़्त महमूद अब्बास की पार्टी है, उनके अंदर जब इख्तिलाफ पैदा हुआ, तो ये गज़ा की पट्टी में इन्होंने हमास ने अपनी सरकार बना ली और जो वेस्ट बैंक है इसमें वो अपने फ़िलिस्तीन में जो है महमूद अब्बास का प्राधिकरण जो है वो उसको उसको राष्ट्रपति एज ए लीड करते रहे, इसमें बहुत आते रहे, जाते रहे, चीज़ें चलती रही। मगर सवाल ये है कि ये जब अभी तक इज़राइल ये कहता रहा था कि हमास इज़राइल के फ़ायदे का सौदा है, क्योंकि इज़राइल एक जो आपका फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण है उसमें आतंकवादी टैग है नहीं। जो हमास है उन्हें दुनिया में इन्होंने ऐसे आतंकवादी बनवा रखा है। जी अगर कहीं पर टेररिज्म की बात आती है तो फिर टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाई के अधिकार मिल जाते हैं यूनाइटेड नेशन के हिसाब से भी, नैतिकता के हिसाब से भी और देशों को बेवकूफ बनाने और जनता को फुसलाने के हिसाब से भी। तो एक टेरर ग्रुप जो है उनको करार दिया गया और वो अपने आप को इस्लाम के मुजाहिदीन कहते रहे और ये लड़ाई ये फायदे का सौदा इस मायने में रहा कि उन्हें एक टेररिस्ट ग्रुप से बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए उनको उनकी हिफाजत करो, उनके लिए निज़ाम बनाओ, उनके लिए सिस्टम बनाओ, उनको F-35 दो, उनको ये सब कुछ उनके खिलाफ जो है इसी तरह पहले मुस्लिम देशों से इज़राइल को एक खतरा है, जबकि सच ये था कि मुस्लिम देशों ने ही ये ज़मीन दी थी और बड़ी खुशी से इनको बसा रहे थे। फिर एक नैरेटिव शुरू हुआ कि मुस्लिम देशों से इनको खतरा है इज़राइल को और इज़राइल को सोचिए ना कि 48 में कितने दिन हुए थे, ये इनके अपने पैरों से खड़ा भी नहीं हुआ जाता था। ये युद्ध करते हैं और थोड़ी बहुत ज़मीन और जीत लेते हैं। तो ये जो जीत लेने की कहानी है, दरअसल ये जीतने की कहानी नहीं थी, ये हारने की कहानी है। यानी आलम इस्लाम में मुस्लिम जगत भड़के भी नहीं, आलिम और जो दूसरे उनके अनुयायी होते हैं, सब पीर मुर्शिद सब एक तरह से कन्विंस हो जाएँ और सब के सब जो है वो ये सुनते रहे कि भई सरकारें तो बड़ी कोशिश कर रही हैं, जबकि सरकारें इज़राइल को ज़मीन देने की कोशिश कर रही हैं। अब आपका सवाल शायद ये होना चाहिए मेरे हिसाब से कि भई ये क्यों देने की कोशिश कर रही हैं? तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि जब हरा दिया गया था यहाँ ऑटोमन एम्पायर को, तो ये जितने अरब देश हैं, इनको अमेरिका और ब्रिटेन ने ही बनाया है। उन्होंने ही इनकी अर्थव्यवस्था को चलाया है। उन्होंने ही इन यहाँ कंपनियाँ लगाई हैं और आज ये पैसे वाले उन्हीं के दम पर हैं। तो आज ये उनसे तुरंत छोड़ दें और फिर कंगाल हो जाएँ और फिर गधों पर जो है वो सामान ढोने का काम करने लगे तो शायद अरब देश ये नहीं कर पाएँगे। सारा कर गए हैं। मैं तौसीफ कुरैशी साहब को इस बीच में यहाँ लेकर आना चाहूंगा क्योंकि मैं उनसे इसी इसी सवाल पर मैं उनसे भी उनका मौक़िफ़ जानना चाहूंगा। तौसीफ साहब, आज इस्माइल हानिया की हत्या को 19 दिन हो गए हैं और एक हिंदुस्तान में भी, हालांकि हिंदुस्तान का कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो है नहीं, लेकिन इस्माइल हानिया की हत्या के बाद हिंदुस्तान में भी सोशल मीडिया पर एक उबाल देखने में आया था कि अब ईरान बहुत कुछ कर देगा और आपकी भी नजर इस पर रही होगी। कहीं इस तरह के कंपैरिजन भी होने लगे थे कि अरब कुछ नहीं कर रहे हैं तो ईरान से जरूर कोई ना कोई उम्मीद की जाए, क्योंकि ईरान का और इसराइल का पिछले एक अरसे से एक टकराव रहा है। ईरान ने आज तक इसराइल को मान्यता भी नहीं दी है। तो ये इस्माइल हानिया की हत्या का बदला ईरान लेगा, इस पर क्या दुनिया भर के मुसलमान जिस तरह से सोचते हैं, जो उनका नजरिया रखते हैं,
क्या ये कहां तक सही है आपकी नजर में? जहां तक मैं इस पूरे प्रकरण को महसूस करता हूं और जो आवाम है उसके नजरिए से महसूस करता हूं, तो मुझे ये नहीं लगता है कि ईरान डायरेक्टली इजराइल से भिड़ना चाहता है। जहां तक उसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और जो एक नया समीकरण बन रहा है विश्व का, जिसमें चीन है और रूस है, वो लेकर जो चल रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए तो मैं किसी हद तक ये बात कह सकता हूं कि हाँ, ईरान कुछ कर सकता है। ये सारा किस्सा जो है ब्रिटेन और अमेरिका का प्रायोजित है। ईरान कभी भी कोई ऐसा प्रकरण मेरे सामने, मेरे संज्ञान में नहीं है कि मैं उसे इस तरीके से कह दूं कि ये ईरान जो है इस तरीके से कोई बड़ा कदम उठा सकता है। जहां तक अवाम का मामला है, अवाम जो है वो लगातार बिचारी कह लूं मैं उसको, या भेड़ बकरी कह लूं, वो ये एक इस तरीके से उससे उम्मीद करती है। जाहिर सी बात है, सबके साथ में धर्म का मामला जुड़ा हुआ है। वहां गाजा में बच्चों को मारा जा रहा है और तमाम तरह की जितनी दरिंदगी है वो सब चीजें हम सब देख रहे हैं। इंसानियत के दुश्मन कैसे इंसानियत को तार तार कर रहे हैं, और जो इंसानियत के ठेकेदार, स्वयंभू ठेकेदार बनने की कोशिश करते हैं, वो कैसे इस पूरे सिस्टम को चला रहे हैं। मैं इस बात का कतई समर्थक नहीं हूं कि ईरान जो है ये इस तरह का कोई कदम डायरेक्टली उठा सकता है। मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहता हूं कि अभी आज की ही ताजा खबर है कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज इसराइल के दौरे पर है। हालांकि उन्होंने अरब देशों का दौरा अपना रद्द कर दिया था, और उधर अमेरिका का एक बयान भी आया है कि ये शायद आखिरी मौका है जंग रोकने का। इसके क्या मायने आप निकालते हैं? देखिए आसिफ साहब, इसमें फैसला हो चुका है। ब्लिंकन जो है वो ये कह नौटंकी कर चुका है। दरअसल अब ब्लिंकन ने जाहिर कर दिया है कि जो मसौदा हमने पेश किया है अमन का, उसमें इसराइल को गाजा से फौज हटाने की जरूरत नहीं है। और इसराइल ने ये कह दिया है कि जो मिस्र से मिलती हुई सीमा है, मैं उसमें दीवार बनाऊंगा क्योंकि इसके नीचे से ये लोग सुरंग बना रहे हैं। तो सुरंगों की जो खेल हुआ था ना, वो कि वो सुरंगें दिखाई गई और सुरंगों का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो इसका मतलब ये था वो भी एक अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में आ गया है, शक के दायरे में आ गया है। क्योंकि एक तरफ 2 दिन पहले हिजबुल्लाह दिखाता है बहुत बड़ी सुरंग है जो इजराइल के नीचे भी खोद दी गई है, और फिर इजराइल की तरफ से फैसला किया जाता है कि मांग की जाती है कि अब मैं मिस्र से लगती हुई और लबनान से लगती हुई सारी सीमाओं के अंदर अपना एक दीवार खड़ी कर दूंगा, और दीवार खड़ी करके नीचे गहरे तक बनाऊंगा तो उसकी गहराई हो जाएगी, बॉर्डर लॉक हो जाएगा। ये तो उल्टे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इजराइल के लिए ही ये वीडियो रिलीज किया गया हो और इसके लिए काम किया गया हो। जो बयान को अगर हम कनेक्ट करके देखते हैं तो कुल मिला के ये है कि वो एक ड्रामा था अमेरिका का, उसका कोई मतलब नहीं है। इजराइल क्लियर शब्दों में समझ लें, फिर डिटेल में आगे जरूर बात करेंगे, मगर समझ लें कि इनको युद्ध में घसीट कर फिजिकल गुलाम बनाने की तमन्ना कर चुके हैं। तमाम बेड़े अमेरिका के आ चुके हैं, वेस्टर्न जगत के आ चुके हैं। इन्होंने बहुत ऐश कर ली है, अब इनको अपनी कुर्सी के नीचे दबा के बैठेंगे और ग्रेटर इजराइल का ऐलान कर देंगे बिना लड़े, क्योंकि ये इनके जो हुक्मरान बैठे हैं उनमें लड़ने की ताकत नहीं है। अवाम जानती नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है। फौज बिना ऑर्डर के चलती नहीं है, सीधी सीधी कहानी है। भाई साहब, हम लगातार ये देखते रहे कि अमेरिका हमेशा से इसराइल के पक्ष में रहा है, लेकिन बीच बीच में ये भी कह देता है कि जंग रोकनी चाहिए, इसराइल को जंग नहीं करनी चाहिए। उधर यूनाइटेड नेशन भी इस तरह की अपीलें इसराइल से करता रहा है। यहाँ के अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वहां से भी इसराइल के खिलाफ काफी आदेश निर्देश आए हैं, मगर इसराइल पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। देखिए, इसराइल किसी भी यूनाइटेड नेशन के लॉ को फॉलो नहीं करता है। यूनाइटेड नेशन को धमकी देता है तो यूनाइटेड नेशन डर जाता है। यूनाइटेड नेशन के अब ये वजह क्या है, हम कई बार बता चुके हैं कि यहाँ ये होता है कि आपका जो अमेरिका को चलाने वाली लॉबी है, उनको इलेक्शन जिताने वाली लॉबी है, पूरी की पूरी आप मान के चलें कि वो इजराइल को बनाने वाले लोग हैं, और इजराइल को वो तगड़ा करके दिखाने की कोशिश करते हैं। ताकत ब्रिटेन और अमेरिका की है, ना इजराइल पहले ताकतवर था ना बाद में होगा।
असल में ये एक तरह की लीगल प्रॉक्सी है इजराइल नाम की, ब्रिटेन और अमेरिका की इस वक्त। वो जैसे ईरान की प्रॉक्सियां हैं और हिजबुल्लाह और होती, उसी तरह इजराइल नाम की प्रॉक्सी है ब्रिटेन और अमेरिका की। इसे वो मनाते भी दिखेंगे, समझाते भी दिखेंगे, और असल में वो उन्हीं का साथ है, वो ही, उनके बगैर एक कदम नेतन्याहू चल नहीं। देखिए पूरी जनता सड़कों पर है, तेल अवीव की सड़कें भरी हुई है, नेता उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है वो अड़ा पड़ा है कि नहीं भाई हमें ये युद्ध हम नहीं जीत सकते, मगर फौज के तू तू मैं तक नौबत आ चुकी है इनकी, जनता उखाड़ने को फिर रही है। फिर भी अगर नेतन्याहू कह रहा तो क्या वो इजराइल की तमन्ना है या इजराइल के थिंक टैंक की तमन्ना है? नहीं, जो अमेरिका में और ब्रिटेन में बैठे हुए इनके आका है, ये उनका हुक्म है और नेतन्याहू उसको बजा रहा है। वो लोग, वो मीडिया या उन सुनने वालों का कोई मतलब नहीं होता जो कहता है कि अमेरिका ने ये बयान दे दिया, अमेरिका ने वो बयान दे दिया। ये सब कुछ अमेरिका ही कर रहा है और अमेरिका मुस्लिम जगत को अब जूते के नीचे लाने पर आमादा हो चुका है। यानी एक तरफ तो इसराइल है जो मुसलमानों के साथ एक तरह से जंग लड़ रहा है सामने आके, दूसरे अमेरिका, और तीसरी कोई हिडन सुपर पावर्स भी है जिनकी तरफ आपका इशारा है, जिनके जरिए या जिनकी तमन्ना के तहत ये सारी जंग लड़ी जा रही है। जी जी, बिल्कुल क्लियर है, और ये सब इंटरकनेक्टेड भाई है, साहब, और ये सब हाँ जी, मैं आपसे और गुफ्तगू करना चाहता हूं मगर टाइम की भी अपनी मजबूरियां हैं। जब तक आप चाहेंगे मैं तब तक आपसे बात करता रहूंगा। मैं एक सवाल नहीं, आपसे ये आप करना मुझे चाहता हूं कि जी 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 मुसलमानों को लेकर, मुसलमानों की ज़हनियत को लेकर अगर बात करें तो वो ये है कि उनकी अपनी नजर में इस वक्त मुस्लिम वर्ल्ड में कोई ऐसी हुकूमत, कोई ऐसी तंजीम नहीं है जो अमेरिका से या ब्रिटेन से या किसी भी दुनिया की किसी भी ताकत से मुकाबला कर सके। तो वो गाहे बगाहे कहीं उनकी नजर रूस पे जाती रहती है, चाइना पे जाती रहती है, क्योंकि वो दोनों शुरू से धुर विरोध रही है। कोल्ड वॉर के जमाने से रूस अमेरिका का मुखालिफ रहा है और चाइना अब अपने व्यापार को लेकर वो अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड का मुखालिफ रहा है। तो क्या आपको असल में लगता क्या है कि आने वाले जी वक्त में कभी चीन या रूस जो है वो मुसलमानों की जंग उनसे लड़ेंगे? देखिए, अब अगर अगर हम ये बात कहें कि वो मुसलमानों की जंग लड़ेगा तो ये बेवकूफी भरी बात होगी, इसका कोई मतलब नहीं होता। असल में वो जो जंग लड़ेगा वो अपनी जंग लड़ रहा है, अपने वजूद की जंग लड़ रहा है। जब वो यूएसएसआर था, शीत युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हो चुका था, धीरे धीरे इन सभी देशों ने मिलकर उसको कमजोर किया, वहां की राजनीति को पलटा, वहां पर एक निजाम लागू करवाया, यूएसएसआर तोड़वा दिया। यूएसएसआर टूटने के बाद 2014 में फिर से एक अटैम्प्ट करने की, क्योंकि उठने की रूस ने कोशिश की तो क्रीमिया के बहाने यूक्रेन को जो है फिर उकसाया, फिर वो रशिया ने उसको शांत किया एक छोटा युद्ध करके, और फिर जब अब पूरी तरह से इनको कंट्रोल या काउंटर करने की रूस कोशिश कर रहा था, ऐसे दौर में फिर जो है उसको जाके घेर लिया और उसके अंदर तक घुस गए हैं। वो अलग बात है कि वो पूरा का पूरा अभी भी कंट्रोल में है, रूस उसे जीत लेगा और उसके बाद वो एक रणनीतिकार है, धीरे धीरे आएगा। मगर मुस्लिम जगत के जो देश हैं, माफ करना, मैं एक सवाल वैसे अपनी जानकारी के लिए भी और जो हमारे बहुत सारे देखने सुनने वाले हैं उनके लिए भी मैं करना चाहता हूं। क्या जिस तरह का मुआशरा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में है, उलमा का और बाकी मुसलमानों के दरमियान जो रिश्ता है, क्या बाहर जो दूसरे ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं या ईरान, तुर्की वगैरह हैं, शुमाली अफ्रीका के, उत्तरी अफ्रीका के जो देश हैं, क्या वहां भी मुसलमान और मुसलमानों के उलमा के दरमियान वही रिश्ता है? देखिए आपको ना फाइनेंशियल सिचुएशन समझनी पड़ेगी। किसी जी मुसलमान में कोई रिश्ता नहीं है और कहने को सब रिश्ता है। किसी आपस में मुसलमान मुस्लिम देश एक दूसरे पे आज भी हमला कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, आगे भी करते रहेंगे। मतलब अब कुर्द अपना तुर्की पे हमला कर रहे हैं। कुर्द तो जो है एक बार सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब कुर्द थे, वो तो खलीफा भी थे। उसके बाद खिलाफत से लेके आज तक आपस में ही तो लड़ते रहे। मतलब कौन सी एकता की बात करते हैं? अगर नैतिकता की बात करते तो समझ में आता। ये एकता की जो बात की जाती है ना, ये एक झूठ है, एक फ्रॉड है, जिसमें साइकोलॉजी और फलसफा नहीं है, सबूत नहीं है। आप समझे जो है आसिफ साहब कि मैं हम क्या बात करना चाहते हैं। आप जब जाते हैं, मतलब यमन की सऊदी की क्यों चली हुई है, इराक और ईरान की क्यों बची थी, सीरिया पे क्यों चारों तरफ से हमले हो रहे थे। आप अगर ये तमाम चीजों को, जब भारत में मुगल हुकूमत थी, मुगल तो बाद में, उससे पहले सैयद डायनेस्टी थी, उनको हराने मुगल आए, मुगल को हटाने ईरानी आए, एक दूसरे पे यही तो हमला कर रहे थे, कोई और तो नहीं आ रहा था हमला करने।
भाई मुसलमानों की तहवील में तो एक बार आया था ना, फिर तो 1000 साल मुसलमान ही एक दूसरे पे हमला करते रहे ना, कोई और ने नहीं किया है। जी। तो ये मूर्खता वाली बातें करना, झूठे इतिहास लिखना और झूठे इतिहास पढ़ाना, चमत्कारों जैसी बातें करना, मतलब ये नतीजा है। देखिए, एक सबूत है कि गाजा में वो लोग बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अक्सा की आजादी के लिए मतलब जो है एक जंग लड़ रहे हैं और शहादत दे रहे हैं। सब लोग बात कर रहे हैं। आज इनके तमाम देशों के जो राजा हैं, वो अपनी अपनी सत्ता और अपने फाइनेंस, सिर्फ सत्ता नहीं, अपने पैसे को डूबने देना नहीं चाहते, अपनी सोने की कारों को बिकने देना नहीं चाहते, अपने जनता को जो वो फंड डालते हैं। भाई अरबी आपसे प्यार क्यों करेगा? आप जाके देखिएगा सऊदी अरब में आपको किस नजर से देखा जाता है। आप ईरान में ईरानी को जाकर ईरान में जब जाके देखेंगे तो आपकी वो भी आपको नस्ल भेद की तरफ से देखेंगे। भले ही वो आप शिया होंगे तो भी वो आपको भारतीय बांग्लादेशी समझ के जो है उनकी एक नस्ल की का एक तासुर पैदा हो जाएगा। पूरे यूरोप के अंदर वैसा ही ये एक ऐसी चीजें हैं। सुपरमेसी अगर भारत के अंदर भी अगर आप देख रहे हो, मैं पठान हूं, मैं शेख जी हूं, मैं सैयद हूं, मैं फलां हूं, मैं टिका हूं, जब यहीं के यहीं इसी देश के अंदर आप में इतने बड़े बड़े डिफरेंस है कि एक दूसरे को छोटा और बड़ा समझते हैं, तो आप जो फाइनेंसी एजुकेशन और सारी चीजों से अलग है वो एक दूसरे को एक कैसे समझ लेंगे? क्या ये झूठ रोज सुबह शाम वैसे ही नहीं बोला जाता जैसे आप रोज यहूदियों वही के लिए दुआ मांगते हैं? जी, मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ। बहुत दिन से मैं इस चीज को मैं किसी से करना चाहता था। मैं चूंकि खुद जानते हैं कि मैं किन मामलों में भी पिछले कुछ एक अरसे से अपने सेहत के ताल्लुक से घिरा हुआ था। मैं दरअसल आपसे बेहतर शख्स नहीं मिल सकता इस बारे में बताने के लिए। क्या ये मैं एक बार जो जहां से मैंने शुरू किया था मैं आखिर भी वहीं कर रहा हूं। ये जो जी फिलिस्तीन और इसराइल का मामला है, हमें अगर इसका कोई हल तलाश करना है, अगर हमें इसका वाकई अपने हक में कोई हल तलाश करना है, तो क्या इस पूरे मामले को हमें मजहबी नुक्ता नजर से देखना चाहिए, सियासी नुक्ता नजर से देखना चाहिए, या इसके मायने नस्ली है कुछ, या नस्ल के नुक्ता नजर से देखना चाहिए देखिए, अगर कि ये अरबों का इसकी और यहूदियों का ही कॉन्फ्लिक्ट है? पहली बात ये थी कि आपको पहले से ही ये नौबत आने ही नहीं देनी चाहिए थी। जी। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा ने जब इस इलाके को यरूशलेम को आजाद कराया तो यहूदियों के लिए रास्ता खोल दिया कि आप आएं और अपनी इबादत करें। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी जब ये इलाका जो है दोबारा आजाद कराया तो उसने यहूदियों को कभी नहीं रोका कि तुम जो है यहाँ मत आना, और ईसाइयों ने इनको रोका। क्रूसेड चला, सारी चीजें हुई। धीरे धीरे इस्लाम के मानने वाले लोगों में जो तथाकथित आलिम पैदा हुए वो इतने कट्टर हो गए कि इन्होंने सिर्फ अपने अंदर सोच देखने और सोचने तक महदूद कर दिया। अलग गेटअप बना के पहचाने अलग बना दी गई और इनको ये कह दिया गया कि दूसरों से मिलना ही मत। अब अगर आप अपने घर से निकलोगे ही नहीं, दायरे से निकलोगे ही नहीं, तो ना आपको कोई जान पाएगा ना कोई समझ पाएगा। फिर आपके खिलाफ किसी भी तरह की अफवाह फैलाना आसान हो जाएगी। अगर वो आसान हो जाएगी अफवाह फैलाना, लोग उसी पर अफवाह मान लेंगे क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी जीरो हो गई। कुल मिला के आपको बहकाना भी आसान हो गया, दूसरों को भी तो इंतशार पैदा कर दिया। अब्दुल्ला इब्ने सुबह के जमाने से लेके आज तक ब्रिटेन का तो वैसे भी उससे पहले से भी ये रूल रहा है कि अंग्रेजों की थ्योरी है डिवाइड एंड रूल, तो हम आपस में भी डिवाइडेड है, दुनिया में भी डिवाइडेड है। पाकिस्तान अपने आप को सबसे बड़ी ताकत कहने वाला अगर एक अंग्रेज राजदूत के हुक्म पर अपने प्रधानमंत्री को सत्ता से उठा के फेंक सकता है, अगर जरूरत पड़ी तो इमरान को फांसी पर चढ़ा सकता है अगर एक फोन अमेरिका से आ जाए। यहां सऊदी अरब पाकिस्तान से ताकतवर नहीं है, मैं कहूं तो ईरान भी पाकिस्तान से ताकतवर नहीं है, तुर्की की बात अलग है। अगर मैं कहूं कि सेकंड ताकतवर परमाणु बम वाला तो पहला पाकिस्तान है और ताकत वाला सेकंड मानता हूं तुर्की के मुकाबले ईरान पाकिस्तान को। जब ये सारे हथियार और सारे ईमान और सारे जितने जो कुछ आप भारत में सोचते हैं वो सब कुछ पाकिस्तान में है, अगर वो एक छोटे से अधिकारी का गुलाम हो सकता है, वहां का आर्मी चीफ अपनी जनता को नंगा करके नचा सकता है, वहां का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा
अमेरिका हितों के लिए निहायत ही हराम काम कर सकता हो, बेईमानी से, बिल्कुल स्पष्ट बेईमानी से फैसले सुना सकता हो अमेरिका के हितों के लिए, तो कहां मुसलमान, किसी मुसलमान ढूंढ रहे हो आप? कहां ढूंढ रहे हो कि आप दीन के जज्बे से आजाद कराओगे? पहले दीन वाले लाओ तो सही। सवाल ये है कि ये तमाम चीजें ऑपरेटेड हो रही है ईस्ट और वेस्ट से। इस सच्चाई को पहले आपको तस्लीम करना पड़ेगा। नए सिरे से आपको अपने बुद्धिजीवी, अपने नेटवर्क, अपनी सिस्टम को पैदा करना पड़ेगा। पुराने जंजाल से पहले आपको बाहर निकलना पड़ेगा। मुसलमानों की एक लंबी लड़ाई है। ये लड़ाई ये जरूर हारेगा। यहाँ मुझे जो मेरा आकलन, सिक्स सेंस जो कैलकुलेशन कहता है कि इजराइल और अमेरिका इसलिए नहीं जीत पाएगा कि रूस इनको जीतने नहीं देगा, मगर इसमें मुसलमानों का कोई कमाल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। लड़ेंगे यही, मरेंगे यही, मगर जीतेगा रूस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपके इन विचारों के लिए, इन ख्यालात के लिए। और हम तौसीफ कुरैशी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, हालांकि बीच में किसी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से उनसे हमारा राब्ता खत्म हो गया था। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। और हम अपने नाज़रीन, अपने दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। पब्लिक वॉइस के इस खास प्रोग्राम बिहाइंड द कर्टन में आपको एक बार फिर किसी नए मौजू के साथ आपके सामने हम कोई नया शो लेकर आएंगे और नई गुफ्तगू के साथ इस शो का आगाज करेंगे।